ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি মাইকটা বোধহয় লাগাতে ভুলে গেছি। আমি একটু সেটিংসটা দেখে নিচ্ছি। আসলে কালকে না ল্যাপটপটা আপডেট হয়েছে, সকাল থেকেই সব সেটিংস গুলো এদিক ওদিক হয়ে গেছে, আর আপডেট না করলে স্লো হয়ে গেছিল, এত বাধ্য হয়ে আপডেট করলাম। এই সমস্যা, আপডেট করলেও সমস্যা, না করলেও সমস্যা। ডিভাইস সেটিংসে এক সেকেন্ড, হ্যাঁ ক্যামেরা ঠিক আছে, মাইক্রোফোন ঠিক আছে, সাউন্ড ক্লিয়ার তো এবারে? হ্যাঁ স্যার, আমরা হেডফোনের মাইকটা স্যার ঠিক আছে। ओके सर, ठीक है, चलो। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास चल रहा है NISM। ओके, तो हम लोग ना आजकल थोड़ा सा, मैंने कल से यस्टरडे वाला क्लास से हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव में फोकस किए हैं, बिकॉज उससे पहले हम लोग मेनली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी फोकस किए हुए थे, जो मेन पार्ट है ऑब्वियसली। मतलब अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो ऑब्वियसली उसको ट्रेडिंग समझना है, ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजी समझना है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिक्स डेवलप करना है, कॉल एंड पुट का अलग अलग स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द कोर पार्ट ऑफ द इक्विटी डेरिवेटिव। बट क्योंकि आप लोग एज ए इक्विटी डीलर के हिसाब से भी काफ़ी लोग आगे का सोच रहे हो ना, सो इन दैट केस आपको थ्योरेटिकली भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पेशली लीगल मैटर्स जो इक्विटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिगार्डिंग रहते हैं, स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव का ही मैं बात करूंगा। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना लास्ट क्लास में चालू किया था, ठीक है। जो मेनली मैं सेबी का जो सजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, ये सेबी का ही मटेरियल है सर। तो सेबी के सजेस्टेड जो मटेरियल है मैं यही से बता रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरेटिकल के लिए इससे ही इनफ होता है, ठीक है, फॉर थ्योरेटिकल यहीं से कर लेना सर। तो मैं सर डायरेक्टली चले जाता हूँ सर, एकदम कहाँ पर जाना है, ट्रेडिंग सिस्टम में, क्लियरिंग सेटलमेंट में कुछ दिन बाद आना है सर। यस, दिस वन। इससे पहले ये सब स्ट्रेटेजी है जो हम लोग अलग से करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम ऑलरेडी मैंने ये स्टडी वाला क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं एक बार अगर 2 मिनट रिवाइज करा दूं आपको क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था, मैं जस्ट एक बार आपको हल्का आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली मुझे थ्योरेटिकल पढ़ाने का इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो एरिया है ना, ये मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम प्योर थ्योरी है। बेसिकली यहाँ पर आपको समझने वाला बात जो है, क्योंकि मार्केट का जो लोग प्रैक्टिकली मार्केट को देखते हैं उनको ये सब ऐसे ही समझ में आ जाता है कि आखिर होता क्या है। बट फिर भी आपको अलग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। NISM का या NSE का जो एग्जाम्स होते हैं ना सर, उसमें सवाल बहुत होता है रिगार्डिंग दीज एरिया, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं भी करा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों का भी रिक्वेस्ट था सर थोड़ा करा दो। स्पेशली सुमित एंड पीयूष तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था सर ये लीगल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट करा दो, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो बीच से थोड़ा करा देते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कल ना, मार्केट पहले कैसे चलता था, आजकल कैसा चलता है, हाँ, पहले किस तरह का जो सिस्टम चलता था उसका क्या नाम है, कौन बताएगा? पहले जो फिजिकल फॉर्मेट में मार्केट चलता था उस मार्केट को क्या बोला जाता था? बीट बीट में तो ट्रेडिंग होता था, सिस्टम को क्या बोला जाता था? फिजिकली सेटलमेंट होता है। नहीं सर, भूल गए, देखो, ओपन आउटक्राई मार्केट बोला जाता था। हाँ, आई थिंक कोई बोलने जा रहा था, आई थिंक कोई बताने का कोशिश कर रहा था, मैं बोल दिया, सॉरी सर। आजकल जो मार्केट सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन रहते हैं, आपका जो भी पसंदीदा प्लेटफॉर्म हो ब्रोकर का, मुझे तो ज़ीरोधा पसंद आता है, अपस्टॉक्स पसंद आता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ इन लोगों को। पहले मैं ज़ीरोधा ही फॉलो करता था, बाद में अपस्टॉक्स में भी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा। तो और आप স্টকস তো কালকে আমি একটা দিয়েছিলাম দেখলাম।
নিফটিতে 15 প্রথম যে 15 মিনিট ক্যান্ডেলটা আপ স্টকটা দেখাচ্ছে রেড হয়েছে, অথচ ট্রেডিং দেখাচ্ছে গ্রিন হয়েছে। ট্রেডিং ভিউ দেখাচ্ছে গ্রিন হয়েছে, হ্যাঁ আপ স্টক দেখাচ্ছে রেড হয়েছে। আমি এরকম কেন হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার হবে? করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি মার্কেট ওইটাই কি হচ্ছে সেটা বল, মার্কেটে কি হয়েছে? মার্কেট তো প্রথমে একটু গ্যাপ আপ দিয়ে একটু ওপরে গেছিল, তারপর ওখান থেকে একদম নেমেছে নিচের দিকে। আচ্ছা, তো মার্কেট যদি নিচে নেমেছে তাহলে তো রেডি দেখাবার কথা। না না, মানে 15 মিনিট একটা ক্যান্ডেল হচ্ছিল প্রথমে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছিলাম দুটো ছবি। আচ্ছা আমি দেখে বলবো, মানে অনেক সময় টেকনিক্যাল গ্লিচেস হতে পারে। কত মিনিটের ক্যান্ডেল সেটা খেয়াল করেছিস কি? 15 মিনিট। আরে স্যার প্রথমে দুজনেরই ঠিকই ছিল, মানে আচ্ছা। প্রথমে ঠিকই ছিল, আমি মানে 1 ঘন্টা হওয়ার পরে দিলাম আচমকা লাল হয়ে গেছে ওটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। নিফটি 50 ফার্স্ট 15 মিনিটস ক্যান্ডেল তুই দেখাচ্ছিস কি শুরুতে একটা ওই শুটিং স্টারের মতো একটা তৈরি হয়েছে না? হ্যাঁ ওই একটা হয়েছে এরকম, অথচ ট্রেডিং ভিউ দেখুন ওটা গ্রিন হয়েছে। ট্রেডিং ভিউতে এটা দেখাচ্ছে গ্রিন হয়েছে, গ্রিন কালার। কি জানি, মানে এগুলো টেকনিক্যাল ইস্যুস থাকতে পারে কিছু, মানে কোনো প্রবলেম হতে পারে দুজনের, কিন্তু সিস্টেম তো চেঞ্জ হওয়ার কথা নয়। যা যা ক্যান্ডেল স্টিক্স ফর্ম হবে সিমিলার হবে, বাকি সব তো সেমই দেখাচ্ছে এখানে। হ্যাঁ বাকি তো সেমই। বাকি সব তো সেমই দেখাচ্ছে। আচ্ছা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে কি হয়েছিল কালকে? সেটা দেখতে হবে 15 মিনিটে। কালকের 15 মিনিট? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ফার্স্ট যে 15 মিনিটটা দেখতে হবে কালকে 15 মিনিটে কি হয়েছিল। জিরোদাতে যদি দেখিস, এরাও তো ট্রেডিং ভিউ ইউজ করে, জিরোদাও তো ট্রেডিং ভিউ ইউজ করে। এখানেও তো রেড দেখাচ্ছে, এই তো। হ্যাঁ, মানে এবার অনেক জায়গায় গ্রিন দেখাচ্ছে, তাহলে মেবি কিছু সফটওয়্যার রিলেটেড ম্যাটার হবে, এটা আমার নলেজের বাইরে। ঠিক আছে। এটা এটা আমার নলেজের বাইরে, মানে কেন এতটা ডিফারেন্স হলো এটা আমি বলতে পারবো না। মানে আমার মনে হয় এগুলো সফটওয়্যার রিলেটেড ইস্যুস হবে। কিন্তু রেড হয়েছে। এই তো জিরোদাতে তো তাই দেখাচ্ছে, রেডি আছে তো, ফার্স্ট 15 मिनट से शुरू तो रेडी দেখাচ্ছে। अच्छा चलो सर स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। अभी मैं प्रैक्टिकल बात कुछ दिन बंद रखूंगा। मार्केट का जो जिसको देख के एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक्साइटमेंट पार्ट थोड़ा सा 2-4 क्लास ऑफ रहेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग पार्ट में ही बात करेंगे। इट्स बोरिंग बिकॉज थ्योरी है। सो ओपन आउटक्राई एंड इलेक्ट्रॉनिक। सो ओपन आउटक्राई यू अंडरस्टैंड कि ओल्ड सिस्टम ऑफ स्टॉक मार्केट सेटलमेंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है जो आजकल आप लोग रेगुलरली अपना अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म से चलाते हो। कल मैंने आपको ये बता रहा था कि सर मार्केट को चलाने के लिए कितना एंटिटीज होते हैं। एंटिटी माने जो अलग अलग डिपार्टमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट बोल सकते हो कि भाई कौन कौन होते हैं जो मार्केट को एक्चुअली ऑपरेट करता है। तो बेसिकली ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 एंटिटीज होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग मेंबर्स, मेनली ब्रोकर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स जो है ना सर, दे आर बेसिकली ब्रोकिंग, ठीक है, दे आर बेसिकली ब्रोकिंग फार्म। ये लोग ट्रेडिंग मेंबर होते हैं। जो मैं कल भी आप लोगों को वही चीज बता रहा था कि ट्रेडिंग मेंबर जो लोग पुराने जमाने से कम मतलब काफी ओल्ड टाइम से ब्रोकर था, वही लोग आगे जाके जब ऑनलाइन भी सब कुछ हो गया तब वही लोग आगे जाके एक्चुअली बना। तो ब्रोकर ही मेनली है जो ट्रेडिंग मेंबर का काम करते हैं और पूरा सेटलमेंट प्रोसेस में फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आप जीरोधा या फिर किसी को भी देखो, ये सब ट्रेडिंग मेंबर है। इनका एक ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर होते हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। जीरोधा ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर, एक नंबर होता है ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर। ये देखो सर, जीरोधा बीइंग अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ एनएससी एंड बीएसई रजिस्टर्ड विद सेबी। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। है ना। एंड हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दिस वन फॉर कैश। किस किस फील्ड में ये ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखो सर, डेरिवेटिव में आप लोगों को मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ कि क्या क्या मेनली होता है। तो कैश सेगमेंट्स माने बेसिकली जो डे टू डे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर आप
कैश के थ्रू से काम करोगे, ठीक है, जिसको हम लोग स्पॉट मार्केट बोलते हैं। डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर क्या क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, currency derivative segments of NSE and BSE. Commodity trading on your account will be enabled through Zerodha Commodities Private Limited. ठीक है, तो Zerodha commodity में भी ट्रेड करता है और उसका भी ट्रेडिंग मेंबरशिप है Zerodha के पास। ऐसे नॉट जस्ट Zerodha, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए Zerodha दिखाया, ठीक है। आप ऐसे बाकी और भी बाकी जो बड़े बड़े लाइक आप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, कोई किसी को भी देख सकते हो, ठीक है। आप चेक करो तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर Zerodha का छोड़ के मैं मोतीलाल का दिखाऊं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कल आप लोग मुझे पूछ रहे थे इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपके साथ मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग मेंबरशिप, एक सेकंड, ये तो बहुत पुराना है सर, काफी ओल्ड है। इसका भी आपको ना वही ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर वगैरह सब मिलेगा। कभी कभी कंपनी के साइट के अंदर भी मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, फ्री ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, चलो दिख नहीं रहा है बट मिल जाता है सर, आपको समझ में आ गया है, आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर सकते हो। सो मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि ये जो ट्रेडिंग मेंबरशिप का मैटर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर तो शायद दिखाई देगा। हाँ मिला है, ये देखो, ट्रेडिंग मेंबरशिप नंबर लिखते ही मुझे यहाँ पर दिख रहा था, दिखाई दे रहा था, अभी कहाँ चला गया। ये बहुत बड़ा है, इसका कहाँ क्या दे दिया समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी। ये देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है सर मुझे, INZ, BSE, NSE, MCX, NCDEX, ये बहुत सारा जगह में लिस्टेड है, ठीक है, बहुत सारे जगह में लिस्टेड है, आप देख सकते हो, इसका भी आपको मिला होगा। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रेडिंग मेंबरशिप के मेनली कौन कौन मेंबरशिप का एरिया कवर करते हैं। बाकी आप लोगों को मैं कल ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हेलो, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ठीक है, फिर कल मैंने आप लोगों को क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा डिस्कशंस कर दिया कि क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, है ना, जो आगे जाके आप लोग जब ब्रोकिंग फार्म के बिहाफ से काम करोगे एज ए इक्विटी डीलर, तो आप बेसिकली क्लाइंट हैंडल करोगे, तो आपको जानना चाहिए ना कि एक क्लाइंट के साथ ब्रोकर का क्या रिश्ता नाता होता है और उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो कल मैं आपको बता भी रहा था कि एक ब्रोकिंग फार्म की तरफ से जो जो लोग काम करते हैं तो उनका काफी बड़ा रोल प्ले होते हैं, जैसे कि रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कॉम्प्लायंसेस, मैंने एक क्लाइंट का जो भी लीगल फॉर्म फॉर्म वगैरह सबमिट करना होता है, ठीक है, जैसे कि KYC, यू नो दैट, जैसे बैंक वगैरह में भी KYC चलता है, इधर भी KYC का मैटर है, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे आप जो कोई अकाउंट ओपन करते हैं ना, कोई कोई क्लाइंट अगर किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आजकल ऑनलाइन हो गया है बट बहुत सारा कंपनी अभी ऑफलाइन सिस्टम भी फॉलो करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनका चार्जेस मिल होता है बिकॉज उनको अलग से एम्प्लॉय रखना पड़ता है ना, तो इसलिए उनका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होता है, बट वो पुराना सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, बट काफ़ी ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ वो अच्छा है, खराब नहीं है। जैसे रिसेंटली किसी किसी के साथ ऐसा हुआ ना सर, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा फेलियरिटी देखने को मिला, जैसे आप स्टॉक्स में पूर्वा के साथ ही जैसे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो कि हो नहीं रहा है, सो इसी तरह का प्रॉब्लम ऑनलाइन में देखने को मिला, जैसे ये ग्रो का भी संपत मुझे बता रहा था, लेकिन फिजिकल फॉर्मेट में क्या है ना, थोड़ा लेट होता है, चार्जेस में भी थोड़ा ज्यादा होता है, बट टेक्निकल एरर इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा कम देखने को मिलता है। हर चीज का अच्छा बुरा होता है सर, ठीक है, एवरीथिंग हैज देयर लिमिटेशंस और एज वेल एज पॉजिटिवनेस, तो हर चीज का अपना अपना प्रॉब्लम भी है और एडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, तो क्लाइंट जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है कि उनको अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, फ्यूचर में ट्रेड लेना है, कैश मार्केट में ट्रेड लेना है, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना डीलर का काम, मतलब काम होता है, डीलर माने इक्विटी डीलर का या एडवाइजर का जो काम कर रहा है,
ब्रोकर के थ्रू से, ठीक है। तो कलेक्शंस ऑफ एडिक्वेट मार्जिन माने ब्रोकर जो है सर, ब्रोकर फर्म की तरफ से जो डीलर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि जिस क्लाइंट का ट्रेड लिया जा रहा है उसका एडिक्वेट मार्जिन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्लाइंट को बोलो कि अपना मार्जिन भरने के लिए, नहीं तो ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी सिंपल बात है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आपके अकाउंट में पर्याप्त या सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। मेंटेन सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट फॉर सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट मनी, ensure timely pay in and pay out of funds, ठीक है। टाइमली यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, रिजॉल्व क्लाइंट्स कंप्लेंट्स, अगर क्लाइंट का कंप्लेंट्स वगैरह है उसको रिजॉल्व करना, पीरियडिकल डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट को शेयर करना, ठीक है। मेंटेन यूनिक क्लाइंट कोड एटसेट्रा। यही मेनली काम होता है सर, एक इक्विटी डीलर मेनली यही काम करते हैं ब्रोकर फर्म के थ्रू से, ठीक है। अब जब ये काम करते करते कोई सीनियर हो जाता है तो उसका औहदा बढ़ जाता है, ठीक है। तब डीलर जो है वो थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं। आपको मैं कल क्या बताया कि डीलर जो होते हैं, जो जिसके लिए आप लोग अभी रेडी हो रहे हो सर, मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिसके लिए आप लोग अभी रेडी हो रहे हो, कि पूरा का पूरा जो हायरार्की मैंने आपको बताया, हायरार्की जो था उसमें सबसे लोएस्ट पार्ट में डीलर काम करता है, ठीक है। जो लोग मार्केट नॉलेज के लिए सोच रहे हो, जिनको मार्केट में ट्रेडिंग सीख के सिर्फ अपना ट्रेड करना है, वो तो अपना मालिक है भाई, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बस इनको बोल रहा हूँ जिनको NISM का इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करके उनका जो जॉब रोल्स इनिशियली मिलता है, ठीक है, फ्रेशर्स के तौर पे उनको जो जॉब रोल दिया जाता है वो बेसिकली डीलर का रोल प्ले होते हैं, ठीक है। तो इस रोल के थ्रू से आपको स्टार्ट तो वही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट तो आपको यही करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को ब्रांच मैनेजर, ठीक है, ये समय लगता है डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एंड मैनेजमेंट पावर, ठीक है। आपका लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से डेवलप कर पाते हो। और ये लीडरशिप क्वालिटी सर मैनेजमेंट पावर एज वेल एज नॉलेज पावर, इन दोनों से डिपेंड करता है कि आप अपने जो जिस पर्टिकुलर ऑफिस में आपको बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है, उस ऑफिस के बिजनेस में आपका योगदान कितना है, यानी आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने बिजनेस में, ठीक है। जिस फार्म के लिए आप काम कर रहे हो या जिस ब्रांच के लिए आप काम कर रहे हो, तो अगर आप ब्रांच का बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हो, सिंपल बात है, ठीक है। क्या है ना, जॉब माइंडेड लोगों का एक प्रॉब्लम है, मैं आपको आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको एक एवरेज बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्वेशंस करके देखा जाता है कि जो लोग सिर्फ सैलरी लेना है और कंपनी में जाके काम करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना है, ऐसे मेंटेलिटी पे दिक्कत क्या है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, आज गूगल का CEO कौन है सर, प्लीज टेल मी। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। अच्छा, क्या सुंदर पिचाई गूगल का मालिक है कि सैलरीड एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि ये एम्प्लॉय होने के नाते क्या इनको सिर्फ सैलरी से मतलब है कि ये कंपनी के बिजनेस को भी अपना ही समझता है? कंपनी के ग्रुप एग्जैक्टली सर, यही मेंटेलिटी 99% एम्प्लॉय में मिसिंग होता है। मैं आपको एक बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, 99% एम्प्लॉय में ये चीज मिसिंग रहते हैं। अब आप मुझे बोलोगे सर ऐसे आपने कैसे बता दिया, सर अब आप देख लो, आपका ऑब्जर्वेशंस भी तो मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है सर कि जब एम्प्लॉय अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉय मान लेता है, और इसमें एम्प्लॉयर का भी दोष होता है कई बार कि वो भी एम्प्लॉय से उसका बेस्ट नहीं निकाल पाता, ये भी मैटर करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू में भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉय अपने आप को सिर्फ एक सैलरीड पर्सन के तौर पे देखता है, ठीक है, तो उसका एक दिक्कत क्या हो जाता है कि वो आगे बिजनेस को डेवलप में, प्राइवेट बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी होता है सर, गवर्नमेंट का बात अलग है, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बिजनेस को अपने हिसाब से देखोगे तो फिर आप उसको अपने हिसाब से डेवलप करने की भी सोचोगे, उसका बिजनेस में ग्रोथ लाने का सोचोगे। तो जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, जैसे गूगल में CEO जो सुंदर पिचाई साहब है इंडिया का, ठीक है, वो जिस तरह से गूगल को डेवलप किया और आज गूगल का बॉस बन गया। इवन लैरी का जो डिसीजन होते हैं उससे पहले सुंदर का डिसीजन मायने रखता है, ऐसा हो गया आज, ठीक है, और काफी दिनों से चल रहा है।
वैसा ही आप अपने आप को कैसे डीलर से ब्रांच मैनेजर के रूप में डेवलप कर पाओगे, ठीक है, फिर ब्रांच मैनेजर से कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में आप कैसे डेवलप कर पाओगे, ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मेंटेलिटी और आप कैसे बिजनेस जनरेट करते हो, ठीक है। ये एक स्किल्स है सर, मैं जस्ट आपको आइडिया के लिए बताया, बाकी आपको समय सिखा देता है बहुत कुछ, ठीक है। चलो ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ऑर्डर टाइप्स एंड कंडीशंस पे बात किया, जो आप लोग जानते हो, इसके बारे में मैं बात किया था, बट आप लोगों को पता है कि टाइम कंडीशंस, प्राइस कंडीशंस, कॉम्बिनेशंस, फिर स्टॉप लॉस के बारे में भी मैंने बात किया था ना, ठीक है, ऑर्डर मैचिंग रूल्स, ठीक है, प्राइस बैंड, ठीक है, अच्छा प्राइस बैंड भी थोड़ा बताना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में भी आप लोगों को पता है, ठीक है, इसका कुछ था मैं बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको प्राइस बैंड बताऊंगा, ट्रेडर वर्क स्टेशन का आइडिया दे दूंगा, ठीक है, फिर आपको अगर लाइव मुझे थोड़ा मिल जाए तो मैं वहां से भी कुछ दे दूंगा आपको, बट बेसिकली जैसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो उसी तरह का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे आप लोग ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, इस तरह का, जैसे आपका अपना अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके पास होते हैं ना, वैसा ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्रोकिंग फार्म के पास भी होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर के पास, ठीक है, उसका वहां पर थोड़ा क्लाइंट का डेटा मेंटेन होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। वर्क स्टेशन या लाइव मेंबरशिप मिलने के बाद, यूनिक आईडी मिलने के बाद आप क्लाइंट का डेटा हैंडल करते हो, ठीक, जैसे एज ए क्लाइंट हम लोग इधर देखते हैं, वैसा ही ट्रेडिंग मेंबरशिप मिलने के बाद आप एज ए ट्रेडिंग मेंबर आप क्लाइंट का डेटा, सारा क्लाइंट का डेटा आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू से मेंटेन कर सकते हो, दैट्स अ बेसिक चीज, ठीक है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा, बाकी जैसे कि मैं आपको बताया था कि जब आप फार्म में जाओगे ना, स्टॉक ब्रोकिंग फार्म में, तो वहां पर आप पहले पहले 1 मंथ जब आप रहोगे ना, जिसको बेसिकली आप लोगों का थोड़ा सा मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है, उस टाइम पे आपको ये सब चीजों में ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है फ्रॉम ट्रेडिंग मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू या ब्रोकिंग फार्म पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा सर, कि यहाँ पर एक पॉइंट था ऑर्डर मैचिंग के बारे में, आपको मैं फ्यूचर के क्लास में भी बताया था, जब प्राइस बैंड के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे तो प्राइस बैंड आईपीओ के अंदर भी बताया जाता है ना, जब कोई आईपीओ आता है तो उसमें भी एक प्राइस बैंड रहते हैं कि कोई शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो ऐसे दाम देता है कंपनी, 1000 से 1050, अगर मानो कि कंपनी चाहते है कि उसका शेयर का दाम या तो 1000 होगा या तो 1050 होगा, अगर मैक्सिमम बिड 1050 में जमा पड़ेगा तो 1050 दाम हो सकता है, तो प्राइस बैंड माने रेंज बेसिकली उसको बताते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर ये जो बात अभी कर रहे हैं आपको, इसके अंदर भी एक प्राइस बैंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो बेसिकली देयर आर नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल इन डेरिवेटिव सेगमेंट, जैसे आईपीओ के केस में आप लोग देखते हो। अच्छा, मैं जिनको ऐसा लगा कि सर क्या होता है प्राइस बैंड समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे आप अगर आईपीओ जब भी आप देखते हो, आजकल आप लोग ज्यादा अपडेट रहते हो मेरे से, आई नो दैट, जैसे ये देखो काफी सारे कंपनी लिस्टेड होने के लिए सेबी में रजिस्टर कर चुका है, ठीक है, जैसे न्यू टैब, नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया, ऐसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस अपना शेयर का दाम रखा है सर 23 से 25, ठीक है, न्यू टैब ने सॉरी नेटवेव ने, मैं क्या बता रहा हूँ, नेटवेव टेक्नोलॉजीज ने अपना प्राइस रेंज रखा 475 टू 500, तो ये इस जो रेंज है ना, इस रेंज को बोल क्या স্যার এই আইপিওতে একটা জিনিস দেখছি যে সবাই মানে যারা কোম্পানি আইপিওতে আসছে তো তাদের রেঞ্জ হচ্ছে মিনিমাম 14,000 অব্দি ইনভেস্টেড আপনি রাখতে পারছেন মানে পার লটে 14,000 থেকে 15,000 ভেতরে। এটা কি কোনো কি রেগুলেশনের মধ্যে পড়ে যে 15,000 টাকার ওপরে কিছু হবে না পার লট, 15,000 ভেতরে পার লট রাখতে नहीं হবে? नहीं, ये मिनिमम से भी डिसीजन है कि कम से कम एक लॉट में 15,000 एक लॉट का प्राइस रखना है, मिनिमम एप्लीकेशंस, ठीक है। হ্যাঁ, ये কারণ আমি প্রত্যেকটা আইপিও দেখি हाँ সবাই हाँ 14 থেকে 15,000 এর हाँ ভেতরে। हाँ, तुम जैसे जैसे देखो इसका इसका दाम देखो, ये 23 से 25 है, ठीक है, पर शेयर। अगर तुम 25 माने अपर बैंड भी यूज करते हो, ठीक है, अगर तुम अपर बैंड भी यूज करते हो, 14,250 টাকা দেয়। हाँ, तो भी तुम देखना कि तुमको कम से कम 600, देखो यहाँ पर बोल देना 600 क्वांटिटी मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, तो 625 हिसाब कर लो, ठीक है। अच्छा, इधर देख सकते हो आप 500, और इधर आप मतलब अगर आप अपर बैंड यूज करते हो तो मिनिमम आपको 30 क्वांटिटी करना पड़ेगा, तो इधर हो गया 15,000, इधर हो गया 13,000, आई थिंक 125, 12,500 समथिंग,
मोटा मोटी 12, 13, 15 हजार के अंदर ही रहता है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 13,000 ही होगा या 12,000 होगा, मोटा मोटी एक 12 to 15,000 रेंज के अंदर ये देखने को मिलता है। ये एक सेबी क्या बोलते हैं सर, मतलब एक डिसीजन लिया है कि कम से कम एक लॉट के लिए इतना तो अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं बेसिकली अभी आपको आईपीओ के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आईपीओ के बारे में किसी को थोड़ा डिटेल्स में जानना है, इज अ बेसिक चीज, आईपीओ इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट सर, ठीक है। ये मैं दिस इज अ प्राइमरी मार्केट कॉन्सेप्ट, मैं इसमें ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा। अगर आपको किसी को भी आईपीओ के बारे में जानना है तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास सुन लो एक बार। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आई थिंक 5th या 6th लेक्चर्स में मे बी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग लिंक ले सकते हो। 5th या 6th लेक्चर्स में आपको आईपीओ का A to Z बताया गया है। माने एक कंपनी अपना प्राइवेट कंपनी से लेके आईपीओ प्रोसेस का जो पूरा सिस्टम है वहां तक कैसे पहुंचते हैं, और पूरा स्टॉक मार्केट लिस्टेशन प्रोसेस डिटेल्स में वहां पर समझाया गया है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो मैं अभी थोड़ा सा उसको छोड़ता हूँ। अच्छा, लेकिन सर अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा कि प्राइस बैंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं लगता है। हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एररनेस ऑर्डर एंट्री, ऑपरेटिंग रेंजेस एंड डे मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस आर केप्ट एज बिलो। माने ऐसे तो एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी सेबी कई बार क्या बताते हैं कि आप एक मतलब एंट्री में अगर गड़बड़ ना हो या फिर थोड़ा बहुत एरर हो, अगर उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो सेबी मोटा मोटी एक सिस्टम जनरेट करके रखता है जिसको ऑपरेटिंग रेंज बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज बोलते हैं। ये डे मिनिमम मैक्सिमम रेंजेस एक होता है, ठीक है, जिसमें इंडेक्स फ्यूचर के लिए 10% ऑफ द बेस प्राइस अप डाउन, इंडिविजुअल शेयर के केस में 10% of the base price up down. For index and stock options, a contract specific price range based on its delta value is computed and updated on a daily basis. And you all know sir delta value क्या होता है, डेल्टा के ऊपर डिपेंड करके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक प्राइस रेंज डिफर करता है। बाकी ऑप्शंस ग्रीक में मैं आपको वो डेल्टा को तो सिखा के रखा, लेकिन जब भी मैं स्ट्रेटेजी का क्लास वापस स्टार्ट करूंगा, मुझे आप लोगों को पता है सर, हम लोग लास्ट इसी में बात कर रहे थे कि ऑप्शंस ग्रीक के साथ स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, और मैंने वहां पर स्टॉप करके फिर इधर आ गया, ठीक है। मैं आगे आपको यही चर्चा करूंगा कि कैसे डेल्टा गामा थीटा डेका ये सब आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये बेसिकली एक प्राइस रेंज ये लोग मेंटेन कर सकता है, 10% ऑफ द बेस प्राइस अप एंड डाउन, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। In view of this, order placed at price which are beyond the operating ranges should reach the exchange as a price freeze. माने इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे कोई दाम में ऑर्डर प्लेस करता है, सपोज कोई शेयर का दाम मार्केट में 100 रुपीज चल रहा है से फॉर एग्जांपल, लेकिन किसी को चाहिए होता है मानो बाई करना है, ठीक है, आप बाई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो आप बाई ऑर्डर में क्या चाहोगे, 100 में मिले, मतलब अगर मार्केट प्राइस में नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि थोड़ा लोअर प्राइस में आपको ये रिसीव हो, है ना। तो अगर आप 90 चाहते हो कि 90 में हिट करेगा तो मैं बाय करूंगा, तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अपने ऑपरेटिंग रेंज में नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज क्या करते थे, प्राइस फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज को देखना पड़ता है। ऑर्डर प्लेस एट प्राइस व्हिच आर बियॉन्ड द ऑपरेटिंग रेंज रीच द एक्सचेंज एज ए प्राइस फ्रीज, माने वो एक्सचेंज के पास ऐसे दाम पे जाएगा कि जिसको प्राइस फ्रीज बोल दिया जाएगा, भाई ये प्राइस में आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए मोटा मोटी 10% अप डाउन का रेंज फॉलो नॉर्मली होता है। मैंने जो भी प्राइस चल रहा है, चाहे निफ्टी का देख लो आप, ठीक है, 19,500 के रेंज में चल रहा है, अगर किसी को निफ्टी पर बाई करना है या सेल करना है, तो 10% अप डाउन मोटा मोटी ये लोग ऑपरेट करने का कोशिश करता है, ठीक है। जैसे शॉर्ट सेल के टाइम पे आप ज्यादा दाम में सेल करने का सोचोगे, नॉर्मल बाई के टाइम पे आप थोड़ा सा कम दाम में। तो नॉर्मली जो मार्केट प्रैक्टिस है वो 10% अप डाउन तक अलाउ होता है, बट फिर भी यहाँ पर क्या बताते हैं, देयर इज नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल ऑन डेरिवेटिव सेगमेंट, बट फिर भी सेबी इस तरह का एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए एक रेंज मेंटेन करता है, ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है कि ব্যাপারটা বোঝা গেল কি গেল না, বলো सर। हाँ सर। ट्रेडर वर्क स्टेशन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रेडर वर्क स्टेशन और कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट लाइक जैसे आप लोग ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपका सामने पूरा मार्केट वॉच विंडो ओपन हो जाता है ना, बस वही वही चीज है, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, ये बोलने वाला चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था, बेस्ट वे टू फैमिलियराइज वनसेल्फ विद द स्क्रीन इज टू स्पेंड सम टाइम स्टडिंग अ लाइव स्क्रीन, ठीक है। तो ये ब्रोकर के पास जो रहते हैं ना, वो वाला प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, जो आपको आपके स्टार्टिंग जॉब के टाइम पे आपको ब्रोकर का प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट आप नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म अपना यूज करते हो ना, वो भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, उसका नॉलेज भी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको एक टाइटल बार मिलेगा, टिकट विंडो फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट मिलेगा, टिकर विंडो फॉर अंडरलाइंग माने कैपिटल मार्केट का जो भी स्टॉक में आप जा रहे हो उसका डिटेल्स मिलेगा, टूल बार मिलेगा, मार्केट वॉच विंडो मिलेगा, इंक्वायरी विंडो मिलेगा, स्नैप कोड मिलेगा, ऑर्डर ट्रेड विंडो मिलेगा, सिस्टम मैसेज विंडो मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली ये सेटअप रहते हैं, ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी दिस इज जस्ट अ क्या बोलते हैं सर, माने प्रैक्टिकल चीजें, ये देखने से ही पता लग जाएगा कि विंडो में क्या क्या है। जैसे जब भी आप कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, अलग अलग इंडिकेटर्स मिलता है, कि चार्ट का अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है, कंपैरिजंस करने के लिए कुछ चीजें मिलता है, इंडिकेटर्स का डिटेल्स मिलता है, ठीक है, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाता है, ठीक है, डिलीट का ऑप्शंस मिल जाता है, इसी तरह का चीजें, ठीक है। प्राइस एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्राइस और आपका डेट का जो रेंज है उसको बताया जाता है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट। आप अगर मार्केट वॉच में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सिमिलर चीजें आपको ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिलेगा। बस यही कहना चाह रहा है, नथिंग मोर देन दैट। আচ্ছা, তো প্লিজ স্যার ওডিনটা বলেছিলাম, হ্যাঁ তুই ওডিনটা বলেছিলি, আমি এখন ওডিনটা রিসার্চ করে উঠিনি। না, আপনি এমনি হ্যাঁ গুগলে সার্চ করুন না, দেখতে পেয়ে যাবেন ওটাতে। পেয়ে যাবো, আচ্ছা হ্যাঁ, দেখি, ওডিন প্ল্যাটফর্ম, ওডিন অ্যালগো ট্রেডিং বলে ওটাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যালগো ট্রেডিং, এটা হ্যাঁ, আপনি মানে এমনি ইমেজে সার্চ করে দেখুন না, ইমেজগুলো দেখুন তো সফটওয়্যারটা। লগ ইন ফগ ইন করতে বলছে এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, ইমেজে যাচ্ছি আপাতত, ইমেজ এক সেকেন্ড। हाँ कुछ इस तरह का देखने में होता है ना। দেখেই স্যার ভয়ঙ্কর লাগছে। नहीं नहीं ये मतलब ये एक्चुअली तुम लोगों को इतना फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना सर, वो बस तुमको कुछ दिन सॉफ्टवेयर के सामने अगर बैठा दिया जाए ना, तुम बस सॉफ्टवेयर के सामने कुछ दिन बैठो, ठीक है। बस तुमको सारा ऑप्शन यूज भी नहीं करना होता है, यूज करते करते ना तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है, अच्छा ये है। ये इसीलिए मैं आपको बोला कि ये एक्चुअली रट्टा लगाने का चीज है नहीं, ठीक है। जस्ट आपको कुछ दिनों तक इसके सामने बैठना है, जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है सर, इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। कंपनी में जब भी कोई अंदर में जाता है ना, वो इसी का ट्रेनिंग लेता है। और आपको जो ये दिया जाएगा ना, आपको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उसको एक्सेस आपके पास रहेगा आईडी के थ्रू से, ठीक है। उसको आप घर पे भी यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वो दे देता है कंपनी, सबको सबको अलग अलग लैपटॉप दे देता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम दे देता है, उसी के थ्रू से वो काम करते हैं और घर पे बैठ के भी काम करते हैं। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे, कंपनी आप ही को बोलेगा, ठीक है, कि भाई ये देखो सेल ऑर्डर इक्वल्स टू F2 और माइनस बटन, उस कुछ सिस्टम है, शॉर्ट कीज का यूज करना आपको सिखा देगा, ठीक है। डजेंट मैटर, इसको लेके टेंशन मत करो। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये टेंशन लेने का चीज है नहीं बिल्कुल, बिकॉज ये कंपनी आपको सिखाएगा, कंपनी का काम होता है। लेकिन कंपनी आपको कुछ बेसिक सेंस लेके आने को बोल रहा है। प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली जब एज ए ट्रेडर जब अपना खुद के लिए करते हो, while entering order on the trading system for both the futures and the options market, trading members are required to identify order as a being proprietary और clients, माने या तो वो खुद के लिए कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास ना एक खुद का भी आईडी होता है, तो अपने आईडी से भी क्लाइंट का ना वो काफी सारा डेटा मेंटेन कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, ब्रोकिंग फर्म के ऊपर, सीरियसली सर, बिकॉज रिलेशनशिप में बहुत कुछ मायने रखता है। हाँ वो अलग बात है कि कोई कोई थोड़ा सा उसका मिस यूज कर लेता है ब्रोकिंग फर्म, जैसे कार्बी का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, आप लोगों को पता है।
तो लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आज भी अच्छा चल रहा है। मैंने एक आध बिजनेस खराब करेगा तो सारा बिजनेस थोड़ी खराब हो जाता है सर, है ना। ऐसे उस दिन एक स्टूडेंट मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि ऐसे बात कर रहा है, तो मेरे को पूछता है नहीं आप लोग मुझे ऐसा मुझे मुझे डायरेक्टली ऐसे चिल्ला के बता रहा है कि नहीं आप लोग तो बोल देते हो लेकिन आप लोग कंप्लीट नहीं कराते हो, आप लोग डिटेल्स में बस समझाते नहीं हो, स्टूडेंट का क्वेरी सॉल्व नहीं करते हो। तो मैं उनको बोला कि आपको कौन बताया कि नहीं करते हैं? नहीं बोलते मेरा एक्सपीरियंस है। तो मतलब वो उसने अपना जो भी पुराना एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को बाकी सबको उसी पैरामीटर में वो सोच रहा है। तो मैंने देखो छोटा है, ज्यादा समझ नहीं है, मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो मैं उनको एक चीज बोला कि अगर एक छोटा सा चीज समझा कि अगर एक डॉक्टर किसी कारण से पेशेंट्स को समझ नहीं पाता है या फिर उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर खराब है या फिर सारे के सारे डॉक्टर को तुम इस हिसाब से नहीं देख सकते। ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर एक ब्रोकिंग फार्म ने या एक ट्रेडिंग मेंबर ने क्लाइंट के साथ धोखा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ब्रोकिंग बिजनेस खराब है, ठीक है। तो लेकिन हाँ मार्केट है, एक्सपीरियंस काफी सारे इधर देखने को मिलता है। ओके सर, चलो सर आगे आगे आप लोग और एक्सपीरियंस गैदर कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या था, as a trading member you are required to identify order as being proprietary और clients, ठीक है, या तो खुद के हिसाब से या तो क्लाइंट के। तो जो प्रोप्रिएटरी होगा वो प्रो के हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा आपके ऑर्डर, मतलब ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और जो क्लाइंट के लिए करेगा वो CLI के थ्रू से आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। क्लाइंट ऑर्डर एंड प्रोप्रिएटरी ऑर्डर। क्लाइंट अकाउंट नंबर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर क्लाइंट ऑर्डर्स। क्लाइंट ऑर्डर के लिए क्लाइंट ऑर्डर का नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में डेरिवेटिव एक्सचेंज प्रोवाइडेड ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर द फॉलोइंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों को पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर्स होते हैं, है ना, इंक्लूडिंग फ्यूचर ऑन फॉरेन स्टॉक इंडिसेस। इंडेक्स बेस्ड ऑप्शंस होते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शंस ऑन फॉरेन स्टॉक इंडिसेस, मतलब फॉरेन स्टॉक के ऊपर भी इंडिसेस फॉलो डेरिवेटिव्स में किया जाता है। इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस माने कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक जो ट्रेडिंग के साथ है। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, NSE के साइड में जाओ तो आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर डेरिवेटिव सेगमेंट्स में चले जाओ, यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाओ, आपको पता है कि क्या क्या किस किस चीज में ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा सर ये तो इक्विटी डेरिवेटिव में है। अगर आप सिर्फ इक्विटी देखोगे तो इक्विटी मिलेगा, इंडिसेस देखोगे तो इंडिसेस मिलेगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स के अंदर करेंटली ये सब अवेलेबल है। लेकिन आपको फ्यूचर एंड मार्केट ऑप्शंस मार्केट सेगमेंट्स में रिसेंटली सर फॉरेन स्टॉक इंडिसेस के ऊपर भी ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर फॉरेन स्टॉक इंडिसेस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब भी धीरे धीरे अपडेटेड हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये सब चीजें आप लोगों को एज एन इंस्ट्रूमेंट आपके सामने होते हैं। इंस्ट्रूमेंट माने एक प्रोडक्ट हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट माने ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया, इसके थ्रू से एक्चुअली क्या होता है, पैसा जनरेट होते हैं। समझ रहे हो सर? आजकल ना ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है इसको ना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर रखा जाता है। अब कोई कोई बोलेगा सर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वर्ड तो कभी सुने नहीं। सर इंजीनियरिंग का नॉर्मल क्या कॉन्सेप्ट है? इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल्स के काम करते हैं, कोई बिल्डिंग का काम करते हैं, न्यू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर रियल लाइफ में काम करते हैं। जैसे कश्मीर में भारत का एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बन रहा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई में, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसका जो रेल ब्रिज है IIT का इंजीनियर्स लोग बना रहा है। और सबसे बड़ी चीज की सर ये आईफेल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर कि भारत बहुत बड़ा एक কত হাজার ফিট উঁচুতে করছে না ওটা? हाँ हाँ बोल। কত হাজার ফিট উঁচুতে করছে ওটা? ওই हाँ चेनाब सामने रिवर के ऊपर 16 না 18 हाँ, ये बेसिकली जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है रेल लाइन है वो बन रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तब मैं क्यों इंजीनियरिंग का बात किया, क्योंकि अब फाइनेंशियल मैटर में भी ना न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मैं जस्ट इसीलिए बताया आपको कि न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कुछ भी नहीं है। न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मानी ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि जब आप लोग एज ए रिसर्चर, ठीक है, एज ए रिसर्चर जब आप लोग खुद को डेवलप करोगे तो आप रिसर्च टीम का पार्ट बनोगे, ठीक है।
फिर उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलेगा, सेबी के अप्रूवल मिलेगा, फिर वो एक प्रोडक्ट बन जाता है कि क्या हम लोग अभी इस फील्ड में फाइनेंशियल सेगमेंट्स को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे पहले निफ्टी 50 हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी आया, फिर अभी निफ्टी मिड कैप आ गया फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स पहले उतना डिटेल्स नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारे कंपनीज फ्यूचर्स में नहीं होते हैं, कुछ कंपनीज ना मतलब उससे आउट भी हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे आपको आना है उसका भी क्राइटेरिया है कि कौन आ सकता है फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में कौन नहीं आ सकता, मतलब कौन सा कंपनी अपने आप को डेरिवेटिव सेगमेंट में रख सकता है, कौन सा कंपनी उससे आउट हो जाता है, इसका भी सीरियस कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा हो जाता है कि जब गवर्नमेंट इसको डेवलप किया है, जब रिसर्च टीम ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, कि हम लोग फ्यूचर्स का कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शंस में कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर बेस करके मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग निफ्टी 50 के बारे में जानते हो, बैंक निफ्टी के बारे में जानते हो, मिड कैप के बारे में जानते हो, फाइनेंशियल के बारे में जानते हो, है ना। तो ऑलरेडी आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप समझो कि धीरे धीरे ऐसा और भी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आगे आगे डेवलप होगा और होते रहेगा। ठीक है, तो बस यही कुछ चीजें तो अभी मार्केट में जो चल रहा है उसका एक लिस्ट आपके सामने था। अच्छा, यहाँ पर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे के रखा है सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहा है कि आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन फॉर सिंगल स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, आप लोगों को ये चीज पता है, जस्ट यहाँ पर NISM ने दिया है तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो इंडिविजुअल एक सिक्योरिटी होगा, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो TCS का हो, इन्फोसिस का हो, अदानी का हो, जिसका भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, यू ऑल नो सर। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर कुछ इस तरह का, फ्यूचर स्टॉक FUT ST के, कॉन्ट्रैक्ट साइज एज स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज, मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹5,00,000। नॉर्मली जो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट साइज को या लॉट साइज को बता देगा, जिसका एक मिनिमम वैल्यू बता देगा। प्राइस में टिक साइज एक होते हैं, ठीक है, जिसको एक प्राइस में डिसाइड कर देगा, टिक साइज। ठीक है, ट्रेडिंग साइकिल बताएगा, 3 मंथ का ट्रेडिंग साइकिल होते हैं नॉर्मली, आपको पता है ना, नियर मंथ, है ना, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, 3 मंथ, आपको पता है ये सब चीजें। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जब नियर मंथ खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है। लास्ट ट्रेडिंग और एक्सपायरेशन डेट क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है सर कि एवरी थर्सडे मार्केट एक्सपायर होता है। मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली आप लोगों को ये सब बात पता है। तो लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ, इफ दिस लास्ट थर्सडे इज ए ट्रेडिंग हॉलीडे, अगर लास्ट थर्सडे ट्रेडिंग हॉलीडे होता है किसी महीने का, तो फिर उससे प्रीवियस ट्रेडिंग डे को एक्सपायरी डे माना जाता है। ये लॉ का सिस्टम है, ये बेसिकली लॉ में इस तरह का होता है। अगर छुट्टी गिर जाता है तो पहले दिन, पहले से अगर हमें पता है कि छुट्टी है, थर्सडे जो है वो हॉलीडे है, तो उससे अगला दिन हम लोग एक्सपायरी कर लेंगे। लेकिन अगर अचानक से कोई हॉलीडे आ जाता है सर्टेनली, ठीक है, ड्यू टू एनी नेचुरल रीजन या कोई कैलामिटीज के कारण, तब फिर नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, जैसे सबको पता है कि सर 15 अगस्त छुट्टी रहता है, और अगर 15 अगस्त थर्सडे पड़ जाता है, ठीक है, अगर 15 अगस्त किसी कारण से थर्सडे पड़ जाता है, तो 14 अगस्त को डेट मान लेंगे एक्सपायरी डेट। ठीक है, क्योंकि हमें प्रीवियसली पता है। लेकिन देयर में बी सिचुएशंस जो अचानक से कभी कभी छुट्टी घोषित कर दिया जाता है ड्यू टू एनी रीजंस, जो बहुत रेयर है, बट अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होता है तो फिर इन दैट केस अगला दिन को मान सकते हैं। सेटलमेंट का जो बेसिस है वो मार्क टू मार्केट, आप लोगों को पता है सर मार्क टू मार्केट का क्या सिस्टम है, फ्यूचर के क्लास में सिखाया था। अगर किसी ने अभी तक फ्यूचर का क्लास कवर नहीं किया, वो धीरे धीरे फ्यूचर का बैकअप से करो, या फिर न्यू बैच जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां से भी आप ज्वाइन करके कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूंगा वापस एक न्यू बैच, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग अगर किसी को फ्यूचर लाइव क्लास में करना है तो वो कर सकता है। जिसका लाइव नहीं हुआ था उन लोगों के लिए, जिनका कर चुका है उनको क्या करना है सर, बार बार और एक ही चीज कितना पढ़ोगे। लेकिन हाँ, जरूरत है तो कर सकता है। मार्क टू मार्केट एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, आर ऑन T+1 बेसिस। सेटलमेंट प्राइस के बारे में रूल बताते हैं। डेली सेटलमेंट प्राइस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रेडिंग डे, calculated on the basis of last half an hour weighted average price of such contract. In case of an unexpired illiquid future contract, daily settlement price is the theoretical price computed as per formula। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं
Final settlement price is the closing price of the relevant underlying security in the capital market segment across exchange on the last trading day of the future contract. ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ये रीड कर लेना, बट आप लोगों में सेटलमेंट का एक चैप्टर आएगा, ठीक है, वहां पर मैं आपको सेटलमेंट प्रोसेस और मार्क टू मार्केट में फिर से बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पर तो डिटेल्स नहीं बोल पाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन एक सेटलमेंट का एक चैप्टर आएगा, उस पर मैं आपको ये डिटेल्स और बताऊंगा। ऐसे सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में मैं पहले भी बात किया, ठीक है, बट लीगल प्रोसेस में सेटलमेंट के ऊपर एक चैप्टर भी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक जिस तरह से मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, सिमिलरली आपको यहाँ पर सिंगल स्टॉक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का भी डिटेल्स मिल रहा है। अंडरलाइन क्या है, कोई इंडिविजुअल शेयर्स, ठीक है, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ओपीटीएसटी के माने ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन टाइप होते हैं इसमें यूरोपियंस एज वेल एज, ठीक है, नॉर्मली यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन स्टॉक ऑप्शन अभी इंडिया में नहीं चलता है, और यूरोपियंस होते हैं इसीलिए सीई या फिर पीई होता है, माने कॉल एज वेल एज पुट, है ना। इसको और भी अगर आपको समझना है, बेहतर होगा कि आप एनएससी के साइड में चले जाओ, जस्ट विजिट एनएससी साइट, यहाँ जाके आप एक काम करो, आप निफ्टी 50 फ्यूचर्स में चले जाओ, यहाँ जाके आप, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक्सपायरी डेट रिसेंटली जो है 27 जुलाई, ये नियर मंथ है, फार मंथ जो है, सॉरी मिड मंथ है आपका 31 अगस्त, फार मंथ है 28 सितंबर, 3 महीने का मिल गया आपको। आप एक काम करो, आप यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ गया, ठीक है, इसमें से काफी सारे चीज आप लोग जानते हो क्या है ना, इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो क्या है, ठीक है, मैं उस पर ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा। अच्छा फिलहाल आपको मैं, अच्छा ऑर्डर बुक सेटलमेंट के बारे में मैं पहले भी बताया। अच्छा मुझे एक चीज जो बताना है, एक सेकेंड, बेस्ट बाय बेस्ट सेल, एक सेकेंड सर, अंडरलाइन सिंबल, वॉल्यूम फ्रीज क्वांटिटी, उस ऑप्शन टाइप, अच्छा एक सेकेंड, हाँ वही चीज मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पर जब आप यहाँ पर इसको जब चूज करते हो ऑप्शंस को, जैसे हमने निफ्टी चूज किया, आप यहाँ पर दूसरा बैंक निफ्टी जैसे अलग चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर फ्यूचर के जगह ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू चूज ऑप्शंस, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर ऑप्शन चूज करोगे ना, यहाँ पर एक ये देखो ऑप्शन टाइप क्रिएट हो जाएगा, जैसे ऑप्शन टाइप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने फिर से दो चीज आ जाएगा, पुट एंड कॉल, है ना। अच्छा ऑप्शन टाइप में स्ट्राइक का मैटर आता है, जो फ्यूचर में ऐसा कोई बात नहीं है सर, ठीक है, तो कौन सा स्ट्राइक में आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, दीज आर दी नोन थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब क्या बताऊं सर, अब इसीलिए मैं बोला ना थियोरेटिकल चीजें थोड़ा सा बोरिंग करेगा आपको, ठीक है, कि सर हमें तो पता है, ठीक है, यस सर पता है, बट देख लो सर। सिमिलरली लास्ट ट्रेडिंग और एक्सपायरेशन डेट, इसमें भी सिमिलरली उसी तरह का सेटलमेंट बेसिस, सेटलमेंट प्राइस का भी एक थ्योरी यहाँ पर दिया, ओके। आपको इंस्टीट्यूट क्या क्या बता रहा है देखो, प्लीज नोट दैट वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी ऑन थर्सडे ऑफ ईच वीक, वीकली ऑप्शंस आर द एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस बेस्ड ऑन ए स्टॉक्स और एन इंडेक्स विद शॉर्टर मैच्योरिटी 1 और मोर वीक, जैसे हर हफ्ता भी आपको ऑप्शंस में वीक एक्सपायरी देखने को मिलता है। If the expiry day of the weekly options falls on a trading holiday, then the expiry will be on previous trading day. For further details or product specifications, please refer to the website of exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.msei.in। ये है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली द मोस्ट पॉपुलर साइट फॉर द ट्रेडिंग केस दैट इज एनएसई, नो डाउट। बीएससी भी अच्छा साइट है नो डाउट, बट एनएससी सबसे ज्यादा विजिट होता है सर ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज सारे के सारे निफ्टी वगैरह जो उसी में तो ट्रेडिंग होता है, सेंसेक्स में तो ट्रेडिंग नहीं होता है ना, तो सब एनएससी का ही प्रोडक्ट है, निफ्टी जो है वो एनएससी का है, बीएससी का तो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ट्रेड तो नहीं ले पाते हम लोग, हाँ ईटीएफ वगैरह होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वगैरह चलता है बीएससी में सेंसेक्स के थ्रू से, जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स का एक कॉन्सेप्ट है, बट एनएससी के अंदर आपको सारा का सारा फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट में हम लोग एंटर करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टॉक सिलेक्शंस, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टॉक सिलेक्शंस। The stock selections criteria for derivative trading in India ensure that, माने आपको पता है कि कौन सा स्टॉक डेरिवेटिव में अवेलेबल है
है ना, वो तो आपको साइट में पूरा डिटेल्स लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स बताया। The stock selection criteria for derivative trading in India ensure that stock is a large terms of market capitalizations। माने उसी स्टॉक में नॉर्मली इसको सिलेक्ट किया जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई हो, टर्नओवर एंड हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग मार्केट। ये लिक्विडिटी के बारे में जब हम लोग फ्यूचर मार्केट में डिस्कशंस किए थे ना, यानी एक्चुअली वो फ्यूचर था बट वो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शंस टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बात कर रहा हूँ, वहां पर ना लिक्विडिटी के बारे में बहुत बात हुआ था और इसीलिए हुआ था, उसमें एक स्पेशल केस स्टडीज भी डिस्कस हुआ था कि क्यों सबसे ज्यादा मार्केट ट्रेडिंग निफ्टी 50 में होता है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग क्यों निफ्टी 50 में होते हैं। तो उस पर एक ही जवाब दिया गया था सर, सिंपल तरीके से, लिक्विडिटी। ठीक है, तो मार्केट में उसी को ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है या ट्रेडिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है जिसका लिक्विडिटी अच्छा हो। लिक्विडिटी माने जिसमें सेल बाई का जो टर्नओवर रेशियोज हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, इन द अंडरलाइंग मार्केट एंड देयर आर नो एडवर्स इश्यूज रिलेटेड टू मार्केट मैनिपुलेशंस। और जिस स्टॉक में किसी भी तरह का मैनिपुलेशंस ना हो, ठीक है, माने कोई थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइडर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा ना हो। एडवर्स माने अगेंस्ट सिचुएशंस जिस स्टॉक के अंदर ना हो, उसी में ट्रेड नॉर्मली क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, माने अगर स्टॉक को नॉर्मल सेगमेंट में अगर मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है, जैसे कि अदानी के ऊपर कई बार इस तरह का बात किया गया है, ठीक है, लेकिन बार बार वो अपने आप को सटीक प्रूव कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट बहुत सारे स्टॉक में या निफ्टी में भी कई बार सवाल उठा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाह रहा है सर ये सब चीजें बंद हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ, उनका भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, हर चीज को जानना समझना। फ्रॉड इधर भी होता है। स्टॉक ऑन विच स्टॉक ऑप्शंस एंड सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स, या तो स्टॉक ऑप्शंस या फिर सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड शैल कंफर्म to the following broad eligibility criteria for a continuous period of 6 months। ध्यान से सुनना सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ। अगर किसी को भी मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रहना है, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, तो उसको लगातार 6 महीना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है। द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम amongst the top 500 stocks in terms of average daily market capitalizations। जब एक्सचेंज उसको चूज करते हैं तो वो इंडिया का, ऐसे नॉर्मली स्टॉक मार्केट में एनएसई में अगर देखा जाए तो कम से कम 2000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम द अमंग्स द टॉप 500 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू इन द प्रीवियस 6 months ऑन ए रोलिंग बेसिस। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव में यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाके स्टॉक ऑप्शन चूज करते हो, आप यहाँ पर ना हिसाब लगा लेना, तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो कि करेंटली निफ्टी के अंदर, ठीक है, यानी एनएसई के अंदर कितना कंपनी मोटा मोटी है जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पर एक लिस्ट देख पा रहे हो सर, ठीक है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस देख पा रहे हैं ना सर स्टॉक ऑप्शंस में। ठीक है, आप थोड़ा सा व्यू ऑल में चले जाओ। जब आप व्यू ऑल करते हो तो भी आपके सामने एक लिस्ट आएगा, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक पुट, स्टॉक कॉल्स। ठीक है, स्टॉक कॉल्स, ठीक है, स्टॉक कॉल्स में चले जाओ, किसका किसका क्या एक्टिव है उसका भी डेटा आपके सामने अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप एनएसई के साइट में जाके ना ये सब डेटा डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि मोटा मोटी कौन सा कंपनीज अभी हैं जो एक्टिव में हैं, जिसका काफी अच्छा खासा मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड जनरेट किया गया है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर रूल्स देखो सर, तो क्या कहते हैं, टॉप 500 स्टॉक से चूज किया जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है और लास्ट 6 मंथ्स में जिनका डेली ट्रेडेड एवरेज वैल्यू, ठीक है, रोलिंग बेसिस में अच्छा हो। ठीक है, एवरेज डेली ट्रेड। स्टॉक्स मीडियन, मीडियन माने जो मीन मीडियन मोड होता है ना, माने बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ये स्टैटिस्टिकल एक टॉपिक है, आप लोग बचपन में किए हो सर स्टैटिस्टिक्स के अंदर,
अगर नहीं किए तो वापस एक बार कर लो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लास लेके मैम के पास से। तो स्टॉक्स मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, जिसको MQSOS भी कहा जाता है, ओवर द लास्ट 6 मंथ्स ऑन ए रोलिंग बेसिस शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में जो एवरेज मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज इस पर्टिकुलर स्टॉक में कम से कम 25 लाख से कम तो नहीं होना चाहिए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो होता है, ठीक है, जिसको MWPL बोलते हैं, इन दिस स्टॉक शैल नॉट बी लेस देन 500 करोड़ ऑन ए रोलिंग बेसिस। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, एक होता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट और एक होता है मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। ये सब स्टैटिस्टिकल बातें हैं सर, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके आपको बता रहे थे कम से कम आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पर्पस, कम से कम 25 लाख से नीचे होना नहीं चाहिए और इधर कम से कम 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए रोलिंग बेसिस में। एंड एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन द कैश मार्केट शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़। कैश मार्केट सेगमेंट में जिसका डेली डिलीवरी 10 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए इन द प्रीवियस 6 मंथ ऑन ए रोलिंग बेसिस। तो ये जो 3 अमाउंट है इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखें और क्या पैरामीटर सेट किया है उसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा ये चेंज होता है सर समय के साथ साथ, जब आप लोग मार्केट में काम करोगे ना तो उसका अपडेशन भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है सर कि सर ये जो आपको आपने देखा 25 लाख का सिग्मा ऑर्डर साइज का मीडियन का, या फिर मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट में 500 करोड़ रोलिंग बेसिस में, या फिर एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू जो कैश मार्केट सेगमेंट में 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स में। कहता है कि इफ एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फेल्स टू मीट aforesaid continued eligibility criteria, अगर ये सब में फेलियर होते हैं फॉर 3 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिवली, 3 महीने से लगातार अगर इन तीनों में से कोई भी चीज में फेलियर हो जाते हैं, then no fresh month contract shall be issued on the security। तो तब ऐसे सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी माने स्टॉक, यहाँ पर सिक्योरिटी माने स्टॉक, इसीलिए पूरा मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट कहा जाता है। जो लोग लॉ का क्लास करते हो आप लोगों में से बहुत सारे, आप लोगों को पता है सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोला जाता है ना सर? बिकॉज सिक्योरिटी माने सिर्फ शेयर ही नहीं होता है सर, शेयर होता है, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, प्रेफ शेयर होते हैं, लोन का भी चीज आ सकता है, बट मेनली शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, दीज आर दी सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसीलिए मार्केट का नाम क्या है? NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर शेयर के ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं। ये जो डिवेंचर वगैरह बोला ना, ये भी एक अलग मार्केट है। जो लोग म्यूचुअल फंड का क्लास करते हैं उनको पता चल जाता है डिवेंचर बॉन्ड के बारे में। ओके सर, या फिर जो लोग कोर फाइनेंस का पढ़ाई करते हैं, CA का या CMA का, उनको तो सर अकाउंट्स करना पड़ता है, कंपनी लॉ के अंदर अलग से लॉ पढ़ना पड़ता है। अब मैं सारा मैटर तो अभी यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, फिर भी जितना हो सकता है कोशिश कर लेता हूँ। तो समझ गए ना सर कि ये जो लिमिटेशंस बांध के दिया है, ये लिमिट फॉलो करना है। अगर नहीं है किसी कंपनी का तो अगले मंथ से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, माने कोई भी ट्रेडर वैसे शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करेगा, एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मानो कि पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक रहेगा। इसीलिए बोला था एग्जिस्टिंग अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट मे बी परमिटेड टू ट्रेड टिल एक्सपायरी एंड न्यू स्ट्राइक्स मे आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मंथ। एग्जिस्टिंग मंथ में कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो हो सकता है। माने सिंपल एग्जाम बात है सर, अगर मानो कि कोई कंपनी जो, जैसे यहाँ पर रिलायंस का डिटेल्स है, रिलायंस का रिलायंस का तो ऐसे सिचुएशंस अभी कोई चांस ही नहीं है। रिलायंस का करेंट मंथ एक्सपायरी क्या है? 27 जुलाई। স্যার আদানির হয়ে গেছিল যখন হিন্ডেনবার্গের কেস চলছিল ব্যান हाँ सर, ये सर अदानी का पोजीशंस को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है, बिकॉज वो उस तरह का वॉल्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहा था, अदानी का हुआ था। यस सर, ठीक है, जैसे रिलायंस में आप देख सकते हो कि 27 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट है, मतलब इस मंथ का एक्सपायरी है। अब इफ बाई चांस, ठीक है, कोई स्टॉक का वो जो फुलफिल नहीं होता है, तो करेंट मंथ में अगर कोई अनएक्सपायर्ड अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको तो फुलफिल करेगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, माने न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नहीं होगा, चाहे ऑप्शंस हो चाहे फ्यूचर्स हो, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग मंथ जो है, इस मंथ में अगर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना चाहता है वो हो सकता है, बट अगले मंथ से, माने अगस्त का जो
मिड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर फार मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो जाएगा। कोई बात कहना चाहता है। स्टॉक विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग, अगर किसी स्टॉक को एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट से किसी दिन के लिए अगर मतलब ये कर देता है, बंद कर देता है, स्टॉक विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बिकम एलिजिबल वंस अगेन इन सच इंस्टांसेस। ठीक है, एलिजिबल वो फिर से हो सकता है। ठीक है, द स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एनहांस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया again for 6 consecutive months to be reintroduced for derivative trading। माने अगर आप वापस कंपनी को डेरिवेटिव ट्रेडिंग में देखना चाहते हो तो एक्सचेंज क्या करेगा, सेम कंडीशंस लगाएगा जो कंडीशंस कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको 3 चीज बताया गया। ठीक है, एक आपका मीडियन सिग्मा ऑर्डर साइज जो है 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आपका जो पोजीशन लिमिट है वो 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए रोलिंग बेसिस में। और आपका कम से कम एवरेज डेली डिलीवरी जो है, ठीक है, वो 10 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। ये जो मेन क्राइटेरिया है, इसमें वापस अगला 6 महीना आपको प्रूव करना पड़ेगा या फिर ऑन द टाइम। ये सब चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, वो देख लेना। ये कोई ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, ये चेंज होता है सर टाइम टू टाइम। समय के साथ साथ पैसा का वैल्यू जैसे चेंज होता है उसी तरह का ये भी चेंज होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, अब मैं इतना देर से आपको स्टॉक के बारे में बता रहा था, मैं आशा करता हूं कि आपको स्टॉक के बारे में जो बेसिक आइडिया होना चाहिए था वो मिला होगा सर, कि एक स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर में ऑप्शंस में क्या क्या डिटेल्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है एक्सचेंज के अंदर डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, उसका क्या क्राइटेरिया है। हाँ सर, और कब उसको उस क्राइटेरिया से आउट कर दिया जाएगा अगर फुलफिल नहीं होगा तो। बात समझ में आया कि नहीं आया सर, बोलो। हाँ सर। अब जैसे कि आपने स्टॉक के अंदर देखा, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको इंडिसेस का भी मिलेगा, जैसे कि निफ्टी, जैसे कि निफ्टी 50, है ना, एटसेट्रा। एक्सचेंज में कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इंडेक्स आल्सो, है ना, यू नो दैट बहुत पॉपुलर है। ऐसे निफ्टी 50 में ही लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, या बैंक निफ्टी, ये भी बहुत पॉपुलर है। इफ वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट स्टॉक, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है, स्टॉक ही होते हैं ना। निफ्टी 50 अकेला थोड़ी कुछ है, निफ्टी 50 एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ स्टॉक्स है। हाँ सर, निफ्टी 50 और कुछ भी नहीं सर, एग्रीगेट ऑफ स्टॉक। एक लिस्ट होता है। ये देखो सर, ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है ना निफ्टी 50 का, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, हिंदाल्को, ठीक है, माइंड ट्री, हीरो मोटोकॉर्प, इचुअल, इस तरह का आपको एक लिस्ट पूरा हमेशा देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 अकेला नहीं बनता है सर, निफ्टी का मैक्सिमम स्टॉक अगर पॉजिटिव रहता है ना तभी निफ्टी भी पॉजिटिव रहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डे, जैसे आज निफ्टी कितना पॉइंट में बढ़ा है सर, 73 पॉइंट में। हाँ सर, आज के देखो 72 73 पॉइंट में निफ्टी ग्रो किया बोल रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 72 73 पॉइंट में ग्रो किया है, पॉजिटिव रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी का जो मैक्सिमम स्टॉक है वो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, या फिर कई बार क्या करते हैं, एक आध स्टॉक भी, जैसे जब अदानी को रिग्रोथ मिला था, याद होगा आप लोगों को, या जब आईटी स्टॉक्स को वापस एक ट्रेंड मिल गया था तो हाँ हाँ কি হয়েছে স্যার বলতে 90% হচ্ছে আইটি স্টকটা স্যার ভালোই হচ্ছে हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट को उठा देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस करके, अगर मानो कंपनी मार्केट के पास 50 स्टॉक है ना, निफ्टी के पास 50 स्टॉक्स है, अब 50 में से मानो
30 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, पॉजिटिव परफॉर्म किया, 20 स्टॉक नहीं किया, तो 30 के कारण भी मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखती है। लेकिन अगर 30 स्टॉक खराब हुआ और 20 स्टॉक अच्छा हुआ तो मार्केट खराब जाएगा। आप निफ्टी को फॉलो करते रहना, निफ्टी 50 में स्टॉक को फॉलो करते रहना, आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। ये एक रेगुलर काम है, जितना आप मेहनत से करोगे उतना समझ में आएगा। सो मैं बस कहना इतना चाहता था कि वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक ऑफ द इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स अकेला नहीं बनता है, ये स्टॉक का एक एग्रीगेट है, ठीक है, विच आर इंडिविजुअली एलिजिबल फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मतलब स्टॉक जो है वो इंडिविजुअल भी ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी को, अच्छा अब सवाल उठता है सर, तो फिर अगर कोई स्टॉक, जैसे मानो एक सिंपल एग्जांपल, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एचडीएफसी, आप एक एक स्टॉक के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, है ना, तो फिर आप इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों करोगे? सर इसमें एक सुविधा किया है कि आपको आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको थोड़ा सा ना हल्का कर देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ टीसीएस में ट्रेड ले रहे हो, टीसीएस कोई पर्टिकुलर डे में पूरा डाउन चला गया, ठीक है, लेकिन जब आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारे के सारे स्टॉक डाउन चला गया, कोई ना कोई उठेगा, कोई ना कोई बढ़ेगा, है ना, सेक्टर वाइज परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो सकता है, बट कुछ कम नहीं है, वो भी अच्छा खासा हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं बताया था सर, जब मैं फ्यूचर का क्लास के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने वहां पर एक क्लास करा के रखा कि वाई पीपल लाइक टू ट्रेड इन निफ्टी 50, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल चर्चा था सर। आप लोगों को मैं उसको उसमें रिस्क के बारे में बताया गया था। নিফটির ক্ষেত্রে তো শুধু সিস্টেমেটিক রিস্কটাই তখন ফলো হয়, আনসিস্টেমেটিক রিস্কটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক স্টকের ক্ষেত্রে হয়ে যায়। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टेमेटिक एंड नॉन सिस्टेमेटिक रिस्क का ये मेन कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आप एक ट्रेडर को हेल्प करता है कि उसको रिस्क एबिलिटी को काफी उसका कंट्रोल हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि लोग निफ्टी ज्यादा पसंद करते हैं कॉम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में अगर बहुत कॉन्फिडेंस ना हो तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर रिसर्च नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन निफ्टी में आपका ज्यादा रिसर्च ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, एक ओवरऑल मार्केट को देख के भी आप ले सकते हो। बट इंडिविजुअल स्टॉक अगर खराब जाए ना तो फिर आपका पूरा कैपिटल खराब हो सकता है, लेकिन निफ्टी में आपका पूरा कैपिटल खराब होने का चांसेस कम रहते हैं। इसका डिटेल्स चर्चा मैं किया था सर, आप एक बार देख सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि which are individually eligible for derivative trading is at least 80%, है ना, मतलब 80% ऑफ द स्टॉक ऐसे होगा कि जो डेरिवेटिव खुद कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में वो अलग से होते हैं। However, no single ineligible stock in the index shall have a weightage of more than 5%. But किसी का भी 5% से ज्यादा नहीं है। The index on which future and option contracts are permitted shall be required to comply with the eligibility criteria on a continuous basis. The exchange shall check whether the index continues to meet the aforesaid eligibility. ये इंडेक्स का काम है, एक्सचेंज का काम है, एनएससी बीएससी का, कि वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि क्या स्टॉक का एलिजिबिलिटी है, क्या इंडेक्स का एलिजिबिलिटी है, मंथली बेसिस, क्योंकि आपको पता है 6 महीने का डेटा चाहिए। If the index fails to meet the eligibility criteria for 3 consecutive months, then no fresh contract shall be issued on that index. However, the existing unexpired contracts shall be permitted to trade till expiry, and new strikes may also be introduced in the existing contracts. ठीक है, सेम बात कहा, ठीक है। The product success framework is applied. Product success framework is also applied all index derivative except for some flagship indices of the exchange. मैंने जो कुछ flagship indices मैंने जो उसका starting part होते हैं या फिर freshly कोई चीज ला रहे हैं at the underlying level. The criteria for evaluation of index derivative, जैसे कि यहाँ पर कुछ criteria दिया है, 15% of trading member active in all index derivative or 20 trading members, whichever is lower, should have traded in any derivative contract on the index, being reviewed in each of the month during the review period. Trading on a minimum 75% of the trading days during the review period, average daily turnover at least 10 crore during the review period, and average daily open interest 4 crore during the review period. ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ट्रेडिंग मेंबर कम से कम 15% ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, टोटल जो ट्रेडिंग मेंबर है उसका 15% एक्टिव इन ऑल इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा। या फिर बोलते हैं कि 20 ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, या तो टोटल ट्रेडिंग मेंबर का 15% या तो 20 ट्रेडिंग मेंबर, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अगर मानो 100 ट्रेडिंग मेंबर है एग्जाम्पल, तो 100 का 15% कितना हुआ, 15 और 20, विच एवर इज लोअर, कौन लोअर हुआ, 15 लोअर की 20 लोअर, 15 लोअर। अगर कम से कम 15
15 ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंडेक्स में और उसका रिव्यू कर रहा है हर मंथ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ट्रेडिंग ऑन मिनिमम 75% ऑफ द ट्रेडिंग डे ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड एंड एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ एंड एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आउटस्टैंडिंग है कम से कम 4 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस किया था। सो ये सब इंडेक्स के लिए है सर, ये सब इंडेक्स के लिए है, बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। वंस एन इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेरिवेटिव लिस्ट, अगर किसी इंडेक्स को डेरिवेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर री इंक्लूजन फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months। Exchange may consider relaunching derivative contract on the same index after carrying out suitable modifications in contract specifications based on market feedback after a cooling off period of at least 6 months। cooling off माने जिस 6 महीना वो मार्केट है नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सेबीज अप्रूवल। सेबी का अप्रूवल मिलेगा, 6 महीना कूल ऑफ पीरियड रहेगा, फिर जाके इंडेक्स फिर से डेरिवेटिव सेगमेंट में आ सकता है। ओके স্যার, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? কি রে বল স্যার। आई थिंक और एक क्लास लगेगा इसमें। तो ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। इसके बाद जो आता है सर, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है, जो मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। कल क्लास रहेगा सर, ठीक है, कल क्लास रहेगा। तो एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर मैं आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि कॉर्पोरेट एक्शंस के साथ मार्केट क्या एडजस्टमेंट करते हैं। मार्केट माने डेरिवेटिव सेगमेंट्स, उसको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें कुछ स्पेशल चीज में बताऊंगा, जैसे कि बोनस। ये कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर ना मेरा बेसिक का एक क्लास है, अगर किसी के पास बेसिक का लिंक है या नहीं है तो मेरे से ले लो सर, मैं बेसिक लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को ना। अगर कॉर्पोरेट एक्शंस का प्रॉपर आइडिया नहीं है, जिसका नहीं है मैं उनको बोल रहा हूँ, आप ना बेसिक का क्लास का लिंक लेके ना एक बार कर लो, वहां पर ना मैं कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर स्पेशल डिस्कशंस करके रखा, ठीक है, जो स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में होते हैं, जहां पर ना आपको बहुत डिटेल्स में बोनस इशू, राइट इशू, स्प्लिट एटसेट्रा, वारंट वगैरह के बारे में ना बोला हुआ है, ठीक है, डिविडेंड के बारे में बोला हुआ है, हेल्प होगा आप लोगों को, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत डिस्कशंस तो यहाँ पर करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आप लोगों को ज्यादा सुविधा होगा, बेसिक से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, कल बताते हैं सर, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में बात करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो सर। बस थ्योरेटिकल एरिया है, रूल्स हैं सब, है ना, सब रूल्स रेगुलेशंस है, जान लो और क्वेश्चन आंसर कर लो, बस एनफ होता है सर। ठीक है फिर, बाय सर, आज इतना ही रखता हूँ तो। ওকে স্যার। ओके सर। তো কালকে কি এই টাইমে ক্লাস করেন, এই 10টা নাকি একটু পরে? না এই টাইমেই রাখবো।